तो आज देखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड संधारित्र का संयोजन। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, और उन्हीं का हमको संयोजन देखना है। इसके पहले और भी डिफरेंट शेप्स में हमने देख लिया है, सिलेंड्रिकल देखा हुआ है ना, और गोलीय संधारित्र हमने देखा हुआ है। तो संधारित्र के संयोजन में हम दो तरीके से देखेंगे इसको, है ना। एक हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन, है ना, समांतर क्रम संयोजन। तो ये जो हमारे पास दोनों हैं वो किस तरह से मतलब हम संधारित्र को क्या करेंगे का संयोजन करेंगे कि वो श्रेणी क्रम कहलाएगा और एक समांतर क्रम कहलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास ए है और यहाँ पर हमने क्या किया, एक संधारित्र ये लगाया, ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, इस तरह से। और ये जो हमारे पास ए सिरा ए है, ठीक है, इसको इस पर हमने यहाँ पर प्लस मतलब प्लस विभव पर रखा, और एक बी है उसको हम माइनस पर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारे पास संधारित्र है जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि ए से जितने धनात्मक वाले हैं सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, ए से। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैटरी में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हम उच्च विभव पर। उच्च विभव पर इसको हम हमेशा पॉजिटिव देते हैं, और ये निम्न विभव पर है इसको हम नेगेटिव देते हैं। तो जो ये नेगेटिव वाला जो ऋणात्मक सिरा है जो किससे जुड़ा हुआ है, बी से। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इस तरह का जो संयोजन होता है जिसमें ए से सारे पॉजिटिव वाले जुड़े हुए हैं और बी सिरे से सारे नेगेटिव वाले जुड़े हुए हैं। बी से सारे के सारे किससे कैसे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक विभव से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो ऐसे संयोजन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव वाला है उसका जो एक सिरे से पूरे के पूरे धनात्मक जुड़े होंगे, धनात्मक प्लेट जुड़े होंगे। संधारित्र का धनात्मक प्लेट एक सिरे से जुड़ेगा और ऋणात्मक प्लेट एक सिरे से जुड़ेगा। तो ऐसा संयोजन जहां भी हम देखेंगे वो सारे के सारे संयोजन कैसे कहलाएंगे, समांतर क्रम में कहलाएंगे, जिसका एक सिरा धनात्मक से और एक सिरा ऋणात्मक प्लेट से जुड़ेगा। तो अब श्रेणी क्रम में अपन देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए ये हमारे पास दो, हमारे पास ए और ये बी, दो सिरे। इसमें हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये हमने एक बैटरी से जोड़ दिया इसको, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, V है, इसका भी पोटेंशियल क्या हम लेते हैं, V, ठीक है। अब इसमें से चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, इसको इसने क्या किया, पॉजिटिव किया। तो इंडक्शन के कारण इसमें क्या आ जाएगा, है ना, इसके कारण इस पर क्या आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस हो जाएगा और ये। तो श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक का जो ऋणात्मक प्लेट है वो दूसरे के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद ये धनात्मक प्लेट ये क्या करेगा, इसमें प्रेरण के कारण इसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और इसके प्रेरण के कारण या इस ऋण के कारण यहाँ पर धनात्मक चार्ज आ जाएगा, मतलब धनावेश आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक का ऋण दूसरे के धन से, इस तरह का जो अपने पास संयोजन होगा ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, क्रम संयोजन,
अच्छा, इसी में आपको एक और मैं बता दूं कि चलिए यहाँ पर हमारे पास ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे दो मैंने आपको दिया, ठीक है, इस तरह से। ये एक सिरा हो गया ए और एक सिरा क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरह का होगा? समांतर क्रम में। थोड़ा सा देखकर बताइएगा, ठीक है। मैं अभी आपको और बता देता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये ठीक है ना। ये हमने इसको इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एक सिरा ए, इसको बी ले लेते हैं और ये इसको एक सिरा ले लेते हैं ए। अब बताइए यहाँ पर एक संयोजन ये है और एक संयोजन ये है। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऐसा क्रम, देखिए यहाँ पर ऐसा संयोजन जिसमें एक सिरे से सारे धनात्मक जुड़े हों और दूसरे सिरे से सारे ऋणात्मक जुड़े हों, है ना, तो वो क्या कहलाता है? मतलब हमको एक यहाँ पर एक अपन इसको एक अवरोध मान लेते हैं, तो एक हम पार करके जा रहे हैं, तो एक संधारित्र पार करके जा रहे हैं, तो वहां पर मतलब एक ये पुल मान लो इसको, है ना, तो एक पुल हम पार करके गए और सीधे कहाँ पहुंच गए? बी में पहुंच गए, है ना। और दूसरे रास्ते से गए, हमारे पास तीन रास्ते, एक दो और ये तीन रास्ते, तो एक रास्ते से गए, एक हमारे पास पुल आया, हमने उसको पार करके बी में चले गए, हमारे किसमें जो डेस्टिनेशन है उसमें हम चले गए। तो देखिए यहाँ से एक हमने पार किया और फिर हम दूसरे रास्ते से गए तो वहां पे भी एक, तो जितने भी रास्ते होंगे वो सारे के सारे रास्ते कैसे कहलाएंगे? समांतर क्रम में कहलाएंगे। जिसमें अच्छा, रास्ते में आने वाले जितने भी रुकावट है उसको पार करके हम कहाँ जा रहे हैं? इस बी में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ए से जाने के लिए हमको कितने, देखो कुल एक, ये क्योंकि एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है क्या इसके पास? नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितने ऑब्स्टिकल आ रहे हैं? एक, दो और ये तीन। तो यहाँ पर जितने भी मतलब ए से बी तक जाने के लिए जितने ऑब्स्टिकल आएंगे या जितने पुल हमारे सामने आएंगे, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास इस बीच में संधारित्र आएंगे सब के सब क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम। तो ए से बी तक मतलब स्रोत से डेस्टिनेशन तक जाने में किसी भी चार्ज को जितने ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं, जितनी रुकावटें पार करनी होती हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। और जितने रास्ते होंगे जाने के, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक जाने के लिए जितने रास्ते होंगे, जितने रास्ते, यहाँ कितने रास्ते? 1 2 और 3, तो 3 रास्ते हैं यहाँ पर। तो ए से बी तक जाने के लिए जितने रास्ते होंगे वो सारे समांतर क्रम में होंगे और एक रास्ते में जितने ऑब्स्टिकल होंगे ए से बी तक जाने के लिए वो सब किस में कहलाएंगे? श्रेणी क्रम में। अभी क्लियर है? तो अभी यहाँ से देखिए, यहाँ ए से बी तक जाने के लिए थोड़ा सा देखिए, ए से बी तक मुझे जाना है, तो यहाँ पर देखिए कितना रास्ता है भाई? एक ही रास्ता है। यहाँ से चार्ज जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। तो एक रास्ते में कितने आ रहे हैं? 1 2 और ये 3। तो ये किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक चार्ज को यहाँ से जाने के लिए तीनों कैपेसिटर से गुजरना होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम में। अब ये देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना है ना, मुझे कहाँ तक जाना है? ए से बी तक जाना है, ठीक। तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? देखो, ऐसे गए, ये यहाँ से यहाँ गया, एक पार किया, इधर आ गया, ठीक। यहाँ से ऐसे गया, एक पार किया, सीधे बी में आ गया। देखो ऐसे जा रहा हूँ, देखो ये रास्ता है, इसको पार किया, यहाँ से गया और कहाँ आ गया? बी में आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ऐसे गया, इसको पार किया, ये वाले को पार किया और कहाँ आ गया? फिर से बी में आ गया। कितने रास्ते थे? देखो पहला रास्ता ये, देखो ये पार किया, ये यहाँ से एक किया और देखो एक रास्ता, ठीक है। दूसरा रास्ता ऐसे ही गए, ये गए और इसको पार किया, ये दूसरा रास्ता, और सीधे कहाँ चला गया?
फिर से तीसरा रास्ता इसको पार किया, देखो ये बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे चला गया, तो कहाँ चला गया? तो अब आप देख रहे होंगे कि ए का पहला रास्ता क्या है, देखो पहला रास्ता ये वाला है ना, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, C1 C2 और ये C3। तो पहला रास्ता अपन इसको ले लेते हैं, ये वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये C1 आ जाएगा, ठीक है। और B से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए माइनस जुड़ा हुआ है, ये B से अपने पास माइनस जुड़ा हुआ है, ये एक हो गया। दूसरा रास्ता देखो यहाँ पर, तो दूसरा रास्ता हमारे पास ऐसे गए, फिर यहाँ से आए ये है ना, और यहाँ से आने के बाद सीधे ऐसे चला गया, तो मतलब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, हो जाएगा। कहाँ चले गए हम, B में चले गए। तीसरा रास्ता देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ से ऐसे गए और डायरेक्ट ये, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, C3। कहाँ चले गए, B में। तो देखिए इसमें A का सारा सिरा एक तरफ जुड़ा हुआ है, और B का सब सारे सिरे किससे जुड़े हुए हैं, एक साइड से, एक प्लेट से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो ये किस क्रम में होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर? तो हमको लग कैसा रहा है, श्रेणी क्रम में, लेकिन है किसमें, समांतर क्रम में। मतलब यदि इसको सरल करके हम बनाएंगे तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा है, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें तुल्य धारिता की हमको क्या करना है, तुल्य धारिता क्या करना है, तुल्य धारिता की गणना करनी है। समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता की गणना। अब तुल्य धारिता क्या होती है, तो फिर से वही बात कि यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसकी धारिता कितनी है, तो हम बोलेंगे 2 माइक्रोफैरड है ना, और इसकी धारिता कितनी है, तो जो भी होगी अपन लेके चलते हैं 3 माइक्रोफैरड जो भी है ना, ये 3 माइक्रोफैरड है ना, और ये इसकी मान लो 4 माइक्रोफैरड है, जो भी होगी अपन को नहीं पता है, ठीक। अच्छा, यहाँ से प्लस चार्ज जाएंगे, ठीक। जितने भी आवेश यहाँ से जाएंगे, आवेश जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य होगा, और वो कार्य इस संधारित्र में किस रूप में, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और यहाँ जो ऊर्जा होती है कहाँ होती है, तो यहाँ पर जो ये देखो ये प्लस और माइनस के बीच क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना। ये अपन निकाल चुके हैं, कितनी होती है भाई, तो हमने ये E²ε0 यही निकाला है ऊर्जा इसकी, निकालें कि नहीं निकालें, या हम इसकी ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा बराबर Q × V, और इसको हमने कैसे निकाला था, तो 1/2 CV², निकाले थे कि नहीं निकाले थे। तो ये ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, जब आवेश यहाँ से जाएगा प्लस चार्ज ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इस संधारित्र में ये ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने चार्ज जा रहे हैं, कितना पोटेंशियल है, उस चीज को हम लेकर के अभी हम तुल्य धारिता की गणना करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हम किसके लिए निकालें, पहले समांतर क्रम संयोजन के लिए निकालते हैं। चलिए किसलिए निकालेंगे, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो देखिए यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ठीक। हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है ना, जिसका पोटेंशियल कितना है, हम ये मानकर चलते हैं जिसका पोटेंशियल क्या है। अच्छा, यहाँ दो सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है ना। तो यहाँ पर ये अपने पास प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर ये अपने पास इसने क्या किया, प्लस चार्ज, है ना, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये इस तरह से, इसमें इस संधारित्र, ये संधारित्र कैसा हो गया, चार्ज हो गया, है ना, चार्ज हो गया, इसमें आवेश आ गए, है ना। यहाँ पर क्या अपने पास, तो अब मानकर चलते हैं कि इसकी धारिता कितनी है, C1, इसकी धारिता कितनी है, C2, इसकी धारिता कितनी है, C3। अब देखिए यहाँ पर ये दो सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, तो इनके मध्य विभवांतर कितना होगा, V होगा,
क्योंकि यहाँ पर दो सिरे, तो भाई जितना विभवांतर यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, उतना ही विभवांतर यहाँ भी होगा। यहाँ पर भी विभव कितना होगा, यहाँ पर भी विभव, क्योंकि दोनों सिरों के मध्य यहाँ पर, है ना। और ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर सभी के सभी किससे जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे इस बैटरी से जुड़े हुए। तो जो विभवांतर इस बैटरी का होगा वही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अर्थात एक चीज हमको समझ में आई कि समांतर क्रम में, पहले लिख देता हूँ ना, समांतर क्रम में विभव कैसा होगा, विभव एक समान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो चार्ज कितना गया, Q, यहाँ से चार्ज कितना गया, Q। अब हम जानते हैं कि चार्ज का वितरण हो जाता है, ये मैं बता देता हूँ कहाँ पे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में। यदि मान लो यहाँ पे 100 चार्ज गए हैं, तो हम जानते हैं चार्ज एक तरीके से हम एनर्जी से इसको रिलेट किए थे, तो चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हाँ, यदि मान लो 100 चार्ज जा रहे हैं, तो जब उनके पास 3 रास्ते हैं, तो कुछ आवेश मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, Q1 आवेश यहाँ से गया, Q2 आवेश यहाँ से जाएगा और Q3 आवेश यहाँ से जाएगा। और तीनों का यदि हम सम निकालेंगे, क्योंकि ये चार्ज कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि, अदिश राशि है, तो तीनों का जो सम निकालेंगे वो कितना मिलना चाहिए, 100, है ना। तो यहाँ से कितना आवेश गया नहीं पता, तो हम क्या मानकर चलते हैं कि Q1 आवेश गया, यहाँ से कितना आवेश गया इसमें, तो Q2 गया, यहाँ से कितना आवेश गया, Q3 गया, ठीक है। अर्थात दूसरे में हम क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम में आवेश कैसे हो जाते हैं, समांतर, क्योंकि इसके पास कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए, तो 3 रास्तों में उसको जो अच्छा लगेगा उस रास्ते को चूज करके उनमें से कुछ आवेश उसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, तो आवेशों का क्या हो गया, यहाँ पर वितरण हो गया। तो समांतर क्रम में आवेश कैसे हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, आवेशों का वितरण हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्या सही हो रहा है, देखो क्या सेम है, विभव एक समान है, क्या वितरित हो जा रहा है, आवेश वितरित हो जा रहा है। अर्थात हमको ये मालूम है कि देखिए हमारे पास, हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, तो C हम क्या मान लेते हैं, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता को हम क्या बोल देंगे कि C इक्विवेलेंट, तो मतलब हम इसको C नाम दे देता हूँ। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में अपन इसको पैरेलल बोलते हैं, तो इसको मैं ऐसे नाम देता हूँ, CP नाम देता हूँ। चलो ये जो तुल्य धारिता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि माना तुल्य धारिता कितनी है, तो तुल्य धारिता मतलब तुल्य मतलब कुल धारिता कितनी हो जाएगी, CP, ये मानकर CP, है ना। तथा विभव कितना है, तथा विभव, तो विभव भाई देखो एक समान है, तो विभव कितना है, V, ये मान लेते हैं भाई। A से B के बीच, किससे, ये 2 सिरे हैं ना अपने पास, A और B के बीच, यहाँ पे ऐसे लिखना ना, A व B के बीच तुल्य धारिता कितनी है, CP है, तथा विभव कितना है, देखो A और B के बीच विभव कितना है, V है। तो हमारे पास हमको मालूम है Q, है ना, Q बराबर क्या होता है, CP × V अपन ले लेंगे, यहाँ पर तुल्य धारिता इतनी, विभव इतना, और Q बराबर, जबकि Q वितरित हो जा रहा है, Q वितरित हो जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे इस धारिता C1, जिसकी धारिता C1 है, इस संधारित्र पर कितना आवेश, Q1, इस पर कितना, Q2, इसमें कितना, Q3, अर्थात टोटल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अर्थात हमारे पास देखिए इसको अपन क्या ले सकते हैं, तो Q1, अच्छा एक बात और, हमको मालूम क्या है, Q बराबर क्या होता है, CV, होता है कि नहीं होता। तो हम ये क्या काम करते हैं कि यदि मान लो C निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, और V कैसा है, एक समान, तो हम क्या करते हैं, इन सब में V का भाग देते हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में विभव का भाग देते हैं, विभव V का भाग देने पर। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास V कैसा है, एक समान है, तो हम इसका भाग दे देंगे, तो Q/V, है ना। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यदि मैं Q/V लिख देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1/V प्लस Q2/V प्लस
Q3 अपॉन V। बात समझ में आ रही है? तो हमको ये मालूम है Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 इंटू V, है कि नहीं? देखो इसकी जो धारिता है कितनी है, पहले संधारित्र की धारिता C1 है ना, इसके बीच विभवांतर कितना है, V है। तो हमारे पास Q1 बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q1 आवेश जाने पर, Q1 आवेश इस संधारित्र पर Q1 आवेश जाने पर उसकी धारिता कितनी है, C1 है, ठीक है। चलो, और ये हमारे पास विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है ना। उसी तरह से Q2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, C2 इंटू V। Q3 बराबर क्या लिख सकता हूँ, C3 इंटू V। अब यदि मैं यहाँ पर Q3 के नीचे V कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, C3। यहाँ पर Q2 के अंदर नीचे V कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर कर दूंगा तो क्या मिलेगा, C1। अर्थात यहाँ पर ये देखो, ये क्या देगा अपन को, तुल्य धारिता। क्या दे देगा, तुल्य धारिता। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात समांतर क्रम में कुल जो तुल्य धारिता है वो क्या हो जाती है, सभी धारिताओं का योग हो जाता है ना। तो हमारे पास ये समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जितनी भी धारिताएं जुड़ी होती हैं उन सभी धारिताओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यदि हमारे पास ये समांतर क्रम में, यदि मान लो इसको मैं 2 माइक्रोफैरड बोलूं और इसको मैं 4 माइक्रोफैरड बोलूं और इसको 5 माइक्रोफैरड बोलूं, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9 और 2 11 माइक्रोफैरड। वही हम यदि बोले कि 2 माइक्रोफैरड है ना, 2 माइक्रोफैरड के मैंने 3 धारिताएं लगाया समांतर क्रम में, 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र लगाया समांतर क्रम में, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगी, है ना। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुझे 2 माइक्रोफैरड वाले कितने संधारित्र समांतर क्रम में लगाएं कि उनकी धारिताएं 16 हो जाए, तो कितने लगाएंगे हम, 8। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अभी समझ में आया, ये समांतर क्रम संधारित्र है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि समांतर क्रम संधारित्र को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो धारिता हमने लगाया, यहाँ पर ये अपन लगाते हैं, है ना, मैंने यहाँ पे लगाया C, ये भी C है, ये भी C है, सबकी धारिता कैसी है, एक समान, सबकी धारिता कैसी है, एक समान। और ये एक समान धारिता जो है ये अपन ने लगा के रखा है, ये A और B है ना, और ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके कहाँ तक कर देता हूँ, N तक कर देता हूँ। तो इसकी भी C है, इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, और ऐसे कितने हैं टोटल, N टाइम्स है ना। तो देखिए यहाँ पर तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो C प्लस C प्लस C प्लस कहाँ तक, N टाइम्स। बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब बताइए यदि मान लो 3 होते, सेम धारिता होती तो हम क्या बोल देते, 3C, 4 होते तो 4C, और N है तो NC। अर्थात यदि कोई एक संधारित्र हमने लिया जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र जो है कितने जुड़े हों, N जुड़े हों, तो उनकी धारिता कितनी हो जाएगी, N×C। अब मैं आपसे पूछूं कि एक समांतर जो अपने पास श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरड के या 1.5 माइक्रोफैरड के कितने हमने लिखा, 10 संधारित्र रखा जोड़ा हुआ है, किसमें जोड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, तो उसकी धारिता, कुल धारिता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसमें आंसर को कर सकते हैं, N कितना, 10, धारिता कितनी, 1.5, कितना हो जाएगा, 15। बस समझ में आ रही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये संयोजन जो है, ये समांतर क्रम संयोजन और भी मैं तरीके बताता हूँ। देखिए इसको और ऐसा बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से, देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो चलो ये तो खैर समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम उसको बताने के बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं श्रेणी क्रम। ये तो समांतर क्रम हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये जितने भी ऑब्स्टिकल एक रास्ते में आएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये A और ये हमारे पास B, इसमें आप चाहो तो
ये पोटेंशियल लगा सकते हैं, अपन ने पोटेंशियल भी लगाया और यहाँ पे चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक चार्ज जा रहा है ना, तो इसको यहाँ भी, तो इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके प्रेरण के कारण यहाँ पर नेगेटिव आ जा रहा है, यहाँ पर इसके कारण पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, इस तरह से। या हम ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि एक आवेश को जितने भी ऑब्स्टिकल ए से बी तक जाने में पार करने होंगे, या जितने धारिताओं को पार करके जाएगा वो सारे के सारे किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। मतलब संधारित्र, जितने संधारित्र को एक रास्ते पे वो पार करेगा, या एक रास्ते में ए से बी तक जाने में उसको जितने संधारित्र को पार करके जाना होगा किसी चार्ज को, उतने वो सारे के सारे संधारित्र क्या कहलाएंगे, श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। अच्छा, फिर तो एक बात कि जब ये यहाँ से गया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमने बोला कि ये क्यू चार्ज गया, ठीक। अब ये क्यू चार्ज को जाने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कहीं है क्या, नहीं। तो ये क्या वितरित होगा, नहीं। अर्थात एक नियम हमको मिल गया इसमें, पहला नियम कि श्रेणी क्रम संयोजन में, है ना, क्योंकि इसके पास दूसरा रास्ता है नहीं, तो वो यहीं से जाएगा, कहीं और से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहां से जाएगा और कहाँ जाएगा, नेगेटिव, प्लस है इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, आवेश कैसा होगा, आवेश समान रहेगा, समान होगा, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं, जब ये आवेश यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और विभव क्या होती है, कार्य की माप होती है। तो यहाँ जाएगा तो मान लीजिए उसको कार्य कितना करना पड़ा, V1, भाई यहाँ से यहाँ तक गया, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ कार्य किया, फिर यहाँ तक जाएगा तो थोड़ी दूरी अधिक गया, है ना, तो यहाँ पर कार्य हो सकता है ज्यादा करना पड़े, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर और दूरी तक तय किया उसने, देखो यहाँ तक उसने कार्य किया और यहाँ जाने पे और अधिक कार्य करना पड़ा, तो इसका विभवांतर कितना हो गया, अर्थात ये टोटल विभव कितना होगा, बात समझ में आ रही है। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव कैसा हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, विभव वितरित हो जाता है, ऐसे बोलेंगे वो, है ना। अर्थात जो अपने पास ये दो सिरे हैं ए और बी के बीच, देखिए ए और बी के बीच हमारे पास ये कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका विभव कितना है, V है, तो V टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, बस समझ में आ रही है। अब यदि ये श्रेणी क्रम में है तो मैं सीरीज में, किसमें है, सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है, तो इसकी जो तुल्य धारिता है, अर्थात ए व बी के बीच, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, अतः ये हम लिख दिए, ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास अतः हम क्या बोल देंगे, अतः ये वितरित हो जाता है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देना V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या लिख देंगे, अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता ए व श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ए व बी के बीच, ओ व बी के बीच, पी सिरों के मध्य तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, CS बोल देता हूँ, है ना, CS हमारे पास होगी, ऐसे लिख देता हूँ, होगी। अब हमको मालूम है Q बराबर क्या हो जाएगा, CS इंटू B, ये अपने पास कुल विभव है, कुल विभव, ठीक है, और किसके बीच, A व B के बीच कुल विभव इतना, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि तुल्य धारिता कितनी है, CS है, अर्थात अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि इस CS को मैं इधर ला लूँ, देखो, तो 1/CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/Q, तो V/Q यदि अपन को दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये। इसी तरह से यदि मैं V1 निकालूं, किसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर हो जाएगा अपने पास, या सॉरी यहाँ पर 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, V/V1/Q, होगा कि नहीं होगा।
ऐसे यहाँ पर निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा 1/C2, है ना। देखो इस मेथड से अपन को समझ में आ रहा है कि V अपॉन क्या हो जाएगा Q, V2/Q सॉरी, यहाँ पर अपने पास 1/C2। मान लेते हैं इसकी धारिताएं क्रमशः क्या होंगी, C1 है, C2 है और इसकी धारिता C3 है। मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए जो पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/C3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V3/, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे एक समान क्या है, आवेश, है ना। तो हमारे पास जो दिया हुआ है V1 प्लस V2/V3, इस समीकरण में अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं, आवेश Q का भाग दे देते हैं, आवेश Q का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए V/Q, है ना, V/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/Q प्लस V2/Q प्लस V3/Q। ये क्या मिल जाएगा अपन को 1/CS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये धारिता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास श्रेणीक्रम संयोजन में जो हमारे पास तुल्य धारिता है वो कितनी आ जा रही है 1/CS इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि ये जो धारिता है क्या हो रही है, समांतर क्रम में धारिता बढ़ जा रही है और श्रेणी क्रम में धारिता कम हो जा रही है, ठीक है। यदि मुझे आपको कहना है कि आप 2 माइक्रोफैरड को ऐसे जोड़िए कि इसकी धारिता कितनी हो जाए 1 माइक्रोफैरड हो जाए, कैसे जोड़ेंगे, 2 - 1 नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला आपको, 2 माइक्रोफैरड की धारिता है, संधारित्र कितने, 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र को आपको कौन से क्रम में जोड़ेंगे, आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे कि एक माइक्रोफैरड हो जाए, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम क्या करता है, उसको कम करता है। तो अधिक से यदि हमको कम चाहिए, है ना, अब हमारे पास एक शॉप में हम गए, है ना, एक शॉप में हम गए, बोले कि भैया 1 माइक्रोफैरड का क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए। तो अब मान लो उसके पास नहीं है, हमको मजबूरन ये लेना पड़ा और हमको जरूरत क्या है 1 माइक्रोफैरड की, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 माइक्रोफैरड के हम 2 संधारित्र ले लेंगे और दोनों को किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। तो दोनों को जब दोनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए CS, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा बताइए, तो CS निकालेंगे, यदि CS बराबर निकालूंगा तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा कि नहीं, है ना, बात समझ में आ रही। वैसे ही यदि आपको बोला जाए कि 3 माइक्रोफैरड है, एक संधारित्र की धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड है, मुझे 1 माइक्रोफैरड है, तो श्रेणी क्रम में हम कितने, यहाँ पर कितने रखे श्रेणी क्रम में हमने 2 रखे, यदि 3 होंगे तो 3 रखेंगे, बात समझ में आ रही। तो 3 संधारित्र को रख दीजिए आप, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 टोटल 3/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अपने पास अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संधारित्र में जो संयोजन है वो समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा समझिएगा। इसमें क्वेश्चन ये आपको आ गया कि यदि मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र, कितने 3 संधारित्र किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, तो इनकी धारिता बताइए। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं आप यहाँ पर एक ही धारिता है ना, तो मैं अभी आपको ऐसे बता देता हूँ। चलिए ये हमारे पास एक है, इन सब की धारिता कितनी है C है, इन सब की धारिता कितनी है C, और कहाँ तक है ये N तक जुड़े। A व बीच के बीच A व B सिरों के मध्य कितने संधारित्र हैं N, है ना, 1 2 3 4 ऐसे C1 C2 सॉरी 1 पहला संधारित्र, सबकी धारिता कितनी है C, ये मानकर धारिता कितनी है C, सारे संधारित्र की धारिता C है। 1 2 3 ऐसे कितने जुड़े हुए हैं N जुड़े हुए, और सब कैसे हैं श्रेणी क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो 1/CS
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा 1/c। कहाँ तक n टाइम्स, कहाँ तक n टाइम्स। तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए 1/cs। तो हमारे पास क्या होगा बताइए यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, अच्छा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, सबके नीचे c है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होते तो 3 हो जाता, 4 होते तो 4 होता, 5 होते तो 5 होता, 6 होते तो 6 होता, n है तो n अपॉन हो गया। अब यदि मैं इस cs को निकालूंगा तो भाई सीधी सी बात है ये 1/cs है ना, इसको उल्टा करेंगे तो cs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन, ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो एक समान संधारित्र, एक समान धारिता वाले संधारित्र कितने n जुड़े होंगे तो उसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे c अपॉन n। अब इस सूत्र से डायरेक्ट हम बता सकते हैं, यदि मैंने बोला कि 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े, 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हम श्रेणी क्रम में जोड़े, कितने 3, तो n का मान कितना 3, माइक्रोफैरेड कितना 3, तो 3 से 3 तो कितना बचेगा, तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि 2 माइक्रोफैरेड के 6 संधारित्र हम जोड़ते हैं, कितने 6 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े, कितने 6 श्रेणी क्रम में जोड़े, तो धारिता कितनी होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कितने माइक्रोफैरेड के 2 माइक्रोफैरेड, तो cs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c का मान कितना है, तो हम बोलेंगे 2 माइक्रोफैरेड है ना, और कितने जोड़ रहे हैं 6, n का मान 6, तो कितना हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड। इस तरह से, तो इस तरह से आपको क्या आ जाएंगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो अभी तक समझ में आ गया आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम। अब देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे जुड़े हुए, तो अब वो देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो मैंने आपको बताया इसमें हमने क्या क्या निकाल लिया बेटा, देखो यदि n है ना, n संधारित्र, थोड़ा सा देखिए n संधारित्र किस में जुड़े हो बेटा, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में n संधारित्र एक समान, ऐसे लिख देते हो ना, एक समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल धारिता या तुल्य धारिता कितनी हो जाती है, तुल्य धारिता इसको आपको लिखना है ना, कितनी हो जाती है बेटा cs सीरीज में है इज इक्वल टू c अपॉन n। ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह से एक समान धारिता वाले n संधारित्र किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में, मैं ऐसे लिख देता हूँ, किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों है ना। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता तो हमारे पास क्या हो जाता है Cp लिख देते हैं इसको, उसके लिए Cp लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा n इंटू सी। इज दैट क्लियर। ये क्लियर है एकदम से, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा है ना। तो हमारे पास ये हो गया। अब अपन आते हैं किसमें, देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, थोड़ा सा समझना ना, मैं इसको बता रहा हूँ ये, ठीक है, दो ऐसे ले लेता हूँ मैं, ठीक, और यहाँ पे एक प्लेट और ले लेता हूँ। और इसको अपन ऐसे दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अपन इसको ए सिरा दे रहे हैं और ये इसको हम दे देते हैं बी, ठीक है। ये इस तरह से कितने प्लेट हैं अपने पास, देखो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमने ए को क्या दिया प्लस
और बी को क्या दिया माइनस। तो इस तरह के हमारे पास क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस आ सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितने संधारित्र बनते हैं देखो ना, ध्यान दो, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने बने है प्लेट, कितने नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं 14, है ना। और संधारित्र कितने बने 13। अर्थात यदि अपन ये, और है कैसे देखो, देखिए ये बी किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। ए से सारे संधारित्र के सारे प्लेट किससे जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव से, धनात्मक विभव से। और बी के सारे किससे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव से। तो ये किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे कि श्रेणी क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है, जो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन सी। लेकिन यहाँ पर यदि इस तरह से जुड़े होंगे तो क्या हो जा रहा है एन, कितने प्लेट है एन, प्लेटों की संख्या देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर एन क्या है, प्लेटों की संख्या, तो 14 है। लेकिन संधारित्र कितने हैं, 13, एक कम है ना। ऐसे ही हम बनाएंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा n-1 इंटू सी। और मान लो सबकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, तो अब बताओ इसकी धारिता, इस पूरे की धारिता कितनी होगी टोटल, तो ये कितने हो गए 13 गुना 2, तो 13 दूनी 26 माइक्रोफैरड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको इस तरह की प्लेट दे दिया जाए, बोलेगा कि हमने 25 प्लेटों की संख्या कितनी है 25 है, और धारिता का मान कितना है बोला उसने, तो 1 माइक्रोफैरड है। एक संधारित्र की धारिता का मान कितना है 1 माइक्रोफैरड, और वो इस तरह से जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो कुल धारिता कितनी होगी, 25 प्लेट है, एक संधारित्र की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैरड है, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, तो n-1 प्लेट कितने हैं 25, तो n-2 25 लेने कितना आ जाएगा, अभी समझ में। आपके पास 10 प्लेट है और 3 माइक्रोफैरड के अपन ने क्या किए, मतलब माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र जोड़े हैं, तो कितने हो जाएंगे, धारिता कितनी हो जाएगी, तुल्य धारिता 10 प्लेट है, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 27, मतलब क्या हो जाएगा n-1, इससे 1 माइनस हो जाएगा, तो 9 गुना 3, टोटल कितना हुआ 27 माइक्रोफैरड। इस तरह से अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वेरिएबल धारिताएं बनाई जा सकती है, मतलब किसी भी संधारित्र को इस तरह से हम ऐड करें कि वो कैसा हो जाए, वेरिएबल हो जाए। अच्छा एक बात और बेटा, ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया इस तरह से, और दूसरा प्लेट हमने कितना रखा, ये रखा, इसका एरिया a है और इसका एरिया कितना है a/2, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी, या हमने दूसरा नाम इस प्लेट जिसका क्षेत्रफल a/2 है। तो बताइए धारिता, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो हमको मालूम है ε0 a/d, ये धारिता है। इसकी धारिता कितनी होगी, तो याद रखिएगा हमेशा कि जहां पर भी क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, उसी की धारिता हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या ये प्लेट इधर है, तो धारिता किसके कारण आएगी, सिर्फ इतने क्षेत्रफल के कारण, कितने, तो a/2 क्षेत्रफल के कारण, ठीक है। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, तो ε0 a/2 इंटू, है ना। तो याद रखिएगा कि दोनों प्लेट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि एक छोटी है, यदि छोटी प्लेट है, उसका क्षेत्रफल कम है, तो हम क्या करेंगे, उस छोटे वाले प्लेट के क्षेत्रफल के हिसाब से हम उसकी धारिता निकालेंगे, क्योंकि धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर और दूरी पर, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। अर्थात यहाँ पर ये जो अपन सेकंड प्लेट है उसको लेंगे, जिसकी मतलब ये लेंगे हम उस प्लेट को लेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अभी समझ में आ रही, मतलब ये धारिता के लिए क्या जरूरत है, क्या मैंडेटरी है कि दोनों के बीच विभवांतर होना चाहिए और दोनों के बीच ई का निर्माण होना, वहीं पे हम उसकी धारिता निकालते हैं। तो यहाँ पर धारिता किसके कारण है, इस क्षेत्रफल के कारण। तो छोटा क्षेत्रफल कितना है भाई, अभी ठीक है।
तो वही इसी का कंसेप्ट लेकर के क्या बनाया गया, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब परिवर्ती धारिता वाला उपकरण। अब वो कैसे बनाया गया बेटा, तो देखो इस तरह से प्लेट लिया गया, ये इसका क्षेत्रफल कितना है a, ठीक है। और ऐसे प्लेट लेकर के देखो ऐसे बनाया गया, ये इस तरह से प्लेट ले लिया गया, ऐसे प्लेट ले सब ले गए और उस प्लेट को ऐसे जोड़ दिया गया एक लाइन पे, ऐसे रखा गया। तो ये इस तरह से ऐसे, और इसमें एक प्लेट ऐसा, एक प्लेट ऐसा, एक प्लेट ऐसा। और जैसे ही धारिता को हमको कम करना होता था तो हम उसको ऐसे घुमा देते थे। घुमा देते थे मतलब यदि मैं इसको घुमा दूं तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, घुमा देंगे तो ये इस तरह से, है ना। तो ये जो भाग है ये बाहर निकल गया, ठीक है। अभी ये दोनों कैसे थे, समान थे, तो इसकी धारिता कितनी थी, c, है ना। कितने एरिया के कारण, इस एरिया के कारण। अब देखिए ये दोनों, ये इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा एक प्लेट को, ये प्लेट के ऊपर ये वाला प्लेट है, इसको जब ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला एरिया कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगा क्या, विद्युत क्षेत्र बनेगा क्या, नहीं, विभवांतर नहीं। तो हमारे पास इतना एरिया क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो जाने से धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही। देखो यहाँ पे एरिया कम हुआ तो धारिता आधी हो गई, एरिया आधा हुआ। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से प्लेट ले लेते हैं, ऐसे एक प्लेट, उसके नीचे दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, पांचवा प्लेट, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिए तो क्या बन गया, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र। मतलब हम उसको यूज में ले रहे हैं, तो धारिता की कम धारिता की आवश्यकता है, हम क्या करेंगे, उसको ऐसे घुमा देंगे। अभी ठीक है, ठीक। अब ये चीज समझ में आ गई, प्लेट्स की संख्या ये एक तरीके से। अब क्वेश्चन और भी आता है, थोड़ा क्वेश्चन किस तरह से आता है तो भी मैं आपको बता दूं। आपको आ गया ये क्वेश्चन, ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है और उसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। बोला कि यहाँ पर K1 माध्यम है और यहाँ पर परावर्तन माध्यम K2। ये K1 नियतांक का परावर्तन माध्यम है और ये K2 नियतांक का परावर्तन माध्यम है, ठीक है। तो इसकी धारिता क्या हो, चलो यदि ये कैसा होता, इस तरह से होता, इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो इसका क्षेत्रफल a है, दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a, दोनों के बीच की दूरी d है, तो इसका हमारे पास इसकी धारिता क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। और यदि दोनों के बीच का परावर्तन माध्यम कितना है, k है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पर इसकी धारिता चेंज हो जाती परावर्तन माध्यम की उपस्थिति में, k इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये हो जाती है कि नहीं। यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, ये हमारे पास a है और ये b है, देखिए, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लेके चलते हैं, ऐसे चलिए, ये हमारे पास संधारित्र, ठीक। इसकी धारिता हमारे पास यदि एयर में होता तो इतनी, एयर या वैक्यूम में होता तो मतलब वायु निर्वात में। यदि यहाँ पर हम कोई परावर्तन माध्यम रख देते हैं तो उसकी धारिता ये हो जाती है, हम जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, और हमने क्या किया, आधे भाग में K1 का कर दिया और आधे भाग में K2 का। अब निकालिए धारिता। तो हम क्या करते हैं, देखिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो जो हमारे पास क्वेश्चन देने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े ऐसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक संधारित्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको एक संधारित्र मान लेंगे और इसको दूसरा संधारित्र। जब भी ऐसी बात आएगी तो आप इसको एक संधारित्र मान लीजिए, इसको दूसरा। तो इसकी कुल धारिता, तो इसकी इसकी धारिता हम C1 बोल देते हैं और इसकी धारिता C2 बोल देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्या श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो देखिए ये वाला A सिरा है, यदि मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव किससे जुड़े हुए हैं, है ना। इसको नेगेटिव बोल देता हूँ तो ये इसको B सिरा बोल देता हूँ, तो दोनों किससे जुड़े हुए हैं, B से। अर्थात एक जो धनात्मक सिरा है या फिर धनात्मक प्लेट जो है वो एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं, ऋणात्मक प्लेट एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं। तो ये किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम में होगा तो तुल्य धारिता क्या होती है समांतर क्रम की, C1 प्लस C2। ये होती है कि नहीं होती। तो समांतर क्रम में यदि तुल्य धारिता इतनी हो गई तो देखो इसको निकाल लो अपन। तो C1 कितना निकलेगा बताओ, तो C1 निकालेंगे अपन K1 एप्सिलॉन नॉट A इंटू ये अपॉन D। इसी तरह से C2 क्या निकल जाएगा, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब एक बात देखो कि भाई
जब इसको हमने आधा किया, पूरा क्षेत्रफल कितना था? ए। अब आधा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि हो जाएगा? तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2B। इसको भी लिख सकता हूँ ना, K1 है, ये K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2B। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पर C1 का मान रखा मैंने, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये हो गया K1 प्लस ये क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ऐसा 2D भी निकल रहा है। यहाँ बचेगा क्या? K1 प्लस, ये इसकी धारिता हो गई, यदि इस तरह से हमको क्वेश्चन आता है तो। अब उसने क्या किया? चालाकी और कर दिया, थोड़ी और चालाकी कर दिया। उसने क्या चालाकी किया? तो उसने क्या कहा कि ठीक है, ये हमारे पास संधारित्र है। अब उसने क्या किया? यहाँ पर ये लिया और इसमें K1 डाला और इसको K2 कर दिया, तो परावर्तन माध्यम ऐसा कर दिया। ये A सीधा से जुड़ा हुआ है, देखो ये और ये B। इसने क्या किया? K1 माध्यम, तो यहाँ पर भी क्या बन गया? दो संधारित्र बन गए, ये C1 और C2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन ने K1 बोला, तो यहाँ पर देखिए ये दूरी, टोटल दूरी कितनी थी? D। अब दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी आधा किया उसने, तो D/2 में उसने क्या किया? K1 परावर्तन डाल दिया और D/2 में K2 परावर्तन माध्यम डाल दिया, मतलब K2 नियतांक का परावर्तन माध्यम डाल दिया। अब देखिए ये दोनों किस में है? तो यदि अपन इसको प्लस लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, थोड़ा समझना ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये कैसा है? माइनस, तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा? सॉरी, हाँ, तो ये अपने पास इस साइड अपन इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये अपने पास माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक का प्लस, प्लस का माइनस इधर छूट रहा है, अपन ये बोलेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में हमको मालूम है क्या होता है? तुल्य धारिता 1/CS = 1/C1 प्लस 1/, यही होता है कि नहीं होता? तो यदि मैं C1 निकालता हूं तो क्या मिलेगा? C1 बताइए, एप्सिलॉन नॉट A, है ना। इसका जो परावर्तन माध्यम है वो कितना है? K1 अपॉन कितना? D। D रहेगा क्या? D/2। क्यों? क्योंकि आधा हो गया, ये क्या हो जाएगा? D/2। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा बताइए? 2 पर आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D हो जाएगा। वैसे C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए C2 बराबर, देखो यहाँ क्या है? K2 है, तो हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A और क्या हो जाएगा अपने पास? ये K2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? D की जगह कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। अब उठा के ये जो मान निकाले हैं अपन ने C1 का और C2 का, इसको यहाँ रख देते हैं, तो तुल्य धारिता क्या मिल जाएगी इसकी? देखिए इस तरह हमारे पास जब दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे बताइए? ये श्रेणी क्रम में होगा और ये समांतर क्रम में। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनली निकालो भाई, C1 की वैल्यू कहाँ है? ये है, तो क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D, है ना, प्लस 1/, क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। ये D कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 1/CS = D ऊपर चला जाएगा। ये तो निकाल लेंगे, ये सब निकल गया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। तो 1/CS ये D कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो D अपॉन क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A और ये K1, है ना, प्लस ये भी D अपन चला गया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा? K2। अब यहाँ पर क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, क्या बाहर निकल जाएगा? तो D/2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना, ये बाहर निकल गया, तो 1/K1 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1/CS हो गया। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? D 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 अपॉन 2, सॉरी K1 इंटू, ऐसी हो जाएगा लघुत्तम लेकर के। अच्छा, ये 1/, क्या निकला अपने पास? CS। अब मेरे को क्या निकालना है? CS निकालना है, तो इसको उल्टा करूंगा। जब इसको उल्टा करूंगा तो ये भी क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? CS = 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी तो उल्टा होगा ना, K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 को इसके साथ रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये इसकी धारिता हो जाएगी, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मान लो इसी को और घुमा दिया उसने, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं, उसको करके देखते हैं कैसे कर दिया उसने। तो उसने क्या किया, इसको नोट कर लेंगे। उसने क्या किया, एक नया और सिचुएशन पैदा कर दिया। उसने नया सिचुएशन क्या पैदा कर दिया, ये लिया, उसको ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये बोल दिया K1 K2 और इसको बोल दिया K3। लो, है ना। तो भाई उसको क्रिटिकल करना है, बनाना है। तो हमको ये मालूम है भाई कि ये दोनों, इसकी धारिता है C1, इसकी हम क्या मान लेंगे, अलग अलग धारिता का संधारित्र मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे C3। तो ये दोनों कैसे होंगे, इन दोनों का जो तुल्य धारिता होगा इन दोनों के साथ कैसा होगा, समांतर होगा, ये समांतर क्रम होंगे। लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। C1 और C2 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। इसको मैं यदि कैसे बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, देखो यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको तो ये हो जाएगा C1, ये कैसा हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। देखो ये श्रेणी क्रम था, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, देखिए C2 ऐसा हो जाएगा, और इनके साथ समांतर क्रम में क्या है C3 इस तरह से। और ये किस किस की, ये A है और ये, अभी समझ में आया। तो ये इस तरह से बन जाएगा, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसकी धारिता निकालते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसकी धारिता निकाल करके। भाई सिचुएशंस है, अलग अलग क्रिएट हो सकते हैं, नहीं ये भी सिचुएशन ही है, धारिता अलग अलग तरीके से हो सकती है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के लिए निकालते हैं। तो ये सीरीज में, तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 कितना है भाई, तो C1 देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी अपन d मान कर चलते हैं, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी d बाई, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी d बाई, हो जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा अभी तो इसके लिए निकाले थे क्या अपन ने, निकाले थे ना। अच्छा फिर तो एक बात और भाई, ये a/2 होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा a/2, एरिया भी तो चेंज हुआ। तो अब यदि मैं इसका निकालना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर इसके लिए C1 निकालना चाहूंगा, तो C1 कैसे निकलेगा, देखो C1 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये d बाई, और यहाँ क्या है K1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा, इससे ये वो एरिया वहाँ पे और कम होगा ना, कहाँ? K1 के लिए अलग नहीं होगा। एरिया भाई, प्लेट तो ऐसी है ना, प्लेट तो ऐसी है, तो उसका एरिया तो यही होगा ना, ये वाला ये एरिया होगा ना, वो कम क्यों होगा, वो तो आधा हुआ है, तो और कम कैसे हो जाएगा भाई। प्लेट आपका कैसा है, देखिए ऐसे, ये प्लेट है आपका, ये प्लेट है, इसको मैंने आधा किया तो ये a/2 हुआ भाई। उसके मतलब ये कम हो जाने से, ये आधा हो जाने से ये a/2 हुआ, पूरा एरिया क्या था a। तो ये वाला जो अपने पास नीचे वाला जो प्लेट है, अपने पास ये जो नीचे वाला प्लेट होगा, ये देखिए ये दोनों प्लेट हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ये अपने पास एक प्लेट यहाँ पे भी है, तो ये d था, ये टोटल क्या था d, लेकिन एरिया तो देखो अभी भी ये a/2 ही तो है, अभी समझ में आया, ठीक है ना। तो एरिया कम नहीं, एरिया तो आधा ही हुआ, तो d भी तो आधा हुआ, तो दोनों को आधा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिला अपन को, देखो ये नीचे ऊपर जाता, तो एप्सिलॉन नॉट a K1 अपॉन d मिल गया, ठीक है। C2 क्या हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा K2 है ना, और ये d/2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिल जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट a K2 अपॉन, ठीक है। अच्छा
एरिया है ना। अब अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसकी बात करते हैं। चलो ये तो अपने पास सीरीज में है, तो इसको बना लेते हैं, पहले इसका वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो इसको अपन निकाल लेते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम रखेंगे वैल्यूज को, तो 1/ε0A K1/D प्लस 1/ε0A K2/D, इन दोनों को अपन करेंगे क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल्स टू, जब ऊपर जाएगा तो ये D, और यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ तो ε0A बाहर निकल जाएगा, ये K1 प्लस 1/A आ जाएगा, इनका गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा D ε0A, ये क्या हो जाएगा K1 K2/K1 प्लस सॉरी ये K1 प्लस K2/K1 इंटू K2, है ना। ये क्या हुआ 1/CS हो गया। जब अपन CS निकालेंगे तो CS क्या मिल जाएगा, CS इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, तो ε0A, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, अपॉन D, यहाँ क्या हो जाएगा K1 इंटू K2/K1 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसमें अब अपन को क्या निकालना है, ये वाला जो CS है, ये जो हम निकाले CS, ये किसके बराबर होगा C3 के, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, C3 और CS कैसे होंगे, ये टोटल क्या निकला अपने को CS निकल गया। ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्यधारिता क्या होती है, समांतर क्रम में तुल्यधारिता CP इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, CS प्लस C3, ये लिखूंगा, ठीक है। चलो लिख दो, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CS कितना आ गया भाई, तो ε0A अपॉन D प्लस, अच्छा ये सॉरी क्या हो जाएगा K1 K2/K1 प्लस K2 प्लस C3 का मान कितना है, इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर भी देखिए ये तो अपने पास D है, ठीक है, क्षेत्रफल आधा हो गया है, तो क्षेत्रफल आधा हो गया तो ε0A है ना, और ये क्या हो जाएगा अपॉन 2D इंटू क्या हो जाएगा K3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसको अपन ऐसे निकालेंगे ε0A, देखिए ε0A और D यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, बचेगा क्या देखिए K1 प्लस सॉरी K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 और प्लस K3 अपॉन, देखो ये K3 ε0AD अपना बाहर आ गया, तो K3/K3 ये, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, ये D हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 2K1 इंटू K2 प्लस K3 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, हाँ इसमें, तो K1 प्लस K2 ऐसे हो जाएगा नहीं, इसको और सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये क्या मिल जाएगा अपन को, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या करना है, निकालना है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस देते हैं ऐसे, तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से आप निकाल सकते हो कोई भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आए है ना, और इनमें हमने ये सारी चीज़ें निकाली, ठीक है। तो थोड़ा सा अब आपको यूज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स मैंने आपको बताए हुए थे, कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो कैमरे में फ्लैश के लिए। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, फिलामेंट है, ठीक है ना, इसको चार्ज करना है, तो हमने क्या किया, इसको दो तरीके से हमने किया। हमको इसमें ये फ्लैश लाइट के लिए हमने इसको रखा हुआ है, तो अब हमको क्या चाहिए, तो इसको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए, इसमें कितना चार्ज चाहिए, इसमें हमको करंट चाहिए कितना, या कितना आवेश चाहिए एक साथ, तो हमको फ्लैश चमकाना एक साथ, बहुत तेजी से एकदम लाइट आना चाहिए, तो उसके लिए हमको चार्ज बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और बैटरी से हम वो चार्ज लेते हैं, तो बैटरी से भी वो चार्ज हम लेंगे तो क्या होगा, तो ये बैटरी का अपना क्या होगा, एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किस कारण होगा भाई, तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पे करंट, बैटरी से करंट जो है कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बैटरी में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया होंगी, और उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा
कि यहाँ पर ये जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य में क्या होगा, आवेश जब जाएंगे तो उनका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से टकराने पर इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और उस प्रतिरोध के कारण इसमें से जितनी एनर्जी हमको चाहिए थी वो पूरी की पूरी क्या इसमें मिल जाएगी, या जितनी मात्रा में हमको उस दौरान चाहिए कि भाई ये इस भाग को पूरी तरह से लाइट अप कर दे। कितने समय के लिए, तो हम बोलेंगे 2 मिलीसेकंड के लिए। कितने, 2 मिलीसेकंड के लिए या 0.2 मिलीसेकंड के लिए क्या करे, पूरी तरह से लाइट अप कर दे। तो उसके लिए उतना आवेश यहाँ से हमको मिलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बैटरी का अपना क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में चार्जेस को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास और लॉस्ट हो जाएगी, हानि हो जाएगी, एनर्जी मतलब ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये ना हो, हमको क्या चाहिए, एक साथ उतने सारे आवेश चाहिए जो क्या कर सके, इतने बड़े एरिया को, मतलब जो हमारा डिफाइंड एरिया है, जो हमारा एरिया है, हम चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा प्रकाशित हो जाए, और कितने सेकंड के लिए, बहुत कम समय के लिए। तो हम क्या करते हैं, इससे हम एक जो कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, ये जो कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ये चार्ज कहाँ आकर के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बकेट, मैंने बोला ना पानी की आवश्यकता है हमको, तो हमको एक पानी की आवश्यकता ऐसी है कि हम चाहते हैं कि 25 लीटर पानी एक साथ मिले या 20 लीटर पानी हमको एक साथ प्रयोग में लाना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ये टंकी है, टंकी से ये पाइप आई हुई है और इस पाइप से हमको क्या मिल जाएगा, ये पानी मिल जाएगा ये पाइप से। ठीक है, लेकिन ये पाइप का अपना क्या है, निश्चित एक एरिया है, इसका एक तो डायमीटर है ना, उससे हम ये देख रहे हैं कि प्रति सेकंड, हर सेकंड हमको कितना मिल रहा है, 1 लीटर पानी ही मिल पा रहा है। कितना मिल पा रहा है, क्योंकि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इसकी एक अपनी सीमा है, एक लिमिटेशन है कि ये इतना पानी 1 सेकंड में इतना ही पानी हमको दे सकता है, लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है, 25 लीटर की एक साथ, उससे कम नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो हम ये स्रोत है, इस स्रोत से हम क्या करें, यहाँ पर 1-1 लीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको 1.2 मिली सेकंड में 25 लीटर एक साथ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा काम ये हो सकता है कि हम यहाँ पर बकेट रख दें, ये मैंने बकेट रख दिया, और इस बकेट में क्या करूँ, इस नल से इसको पानी को इकट्ठा कर लूँ, पूरा 25 लीटर पानी इकट्ठा हो गया, और उसके बाद जब मेरे को ज़रूरत है तो मैंने क्या किया, उसको उलेड़ दिया। अब वो 25 लीटर पानी एक साथ मिल गया, कम समय के, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उस चार्ज को, संधारित्र का काम क्या है, आवेश को एकत्रित करके रखना। संधारित्र का काम क्या है, आवेश को एकत्रित करके रखना, ऊर्जा को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, तो ये क्या करता है, उतनी ऊर्जा को, जितनी ऊर्जा हमको इसमें चाहिए उसको प्रकाशित करने के लिए, उतनी ऊर्जा को हम किस में दे देते हैं, संधारित्र में दे देते हैं। तो जैसे ही हमको उसकी आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर एक साथ चले जाते हैं, और ये कैसा हो गया, खाली हो गया। जैसे ही एक बार चला गया, फिर वो कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर इसको चार्ज होने के लिए, इस ट्रक को भरने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ टैप खोलेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही समय जिस टाइम पर वो खाली हो जाता है, तो वो जो कैमरे की लाइट है वो कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, और जैसे ही चार्ज हो जाता है तो वो लाइट फिर से क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। और वो ग्रीन क्या शो करता है कि अभी क्या हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा फेब्रिलेटर बोलते हैं उसको, मैं उस दिन भूल गया था। ये जो हमारे पास होता है, ये हमारी बॉडी है ना, इस बॉडी को क्या करना है, हमको प्रेस करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या करेगा, इसको ऐसे प्रेस करेगा। तो इसको भी कितना चाहिए, तो इसको भी क्या चाहिए अपने पास, यहाँ पर एक जो वायर है, इसको भी हम क्या करते हैं, कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बैटरी से हमको क्या 50 एम्पियर करंट क्या एक साथ मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसका बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस, ये क्या है, बैटरी क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है, जहां से हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, तो कैपेसिटर, जब हम इसको कैपेसिटर से ऐड कर देंगे, तो कैपेसिटर क्या है, एक कंटेनर है, ये क्या करके रखता है, उसको इकट्ठा करके रखता है। वो क्या करके रखेगा, इसको
इकट्ठा, चार्जेस को इकट्ठा, जब जरूरत पड़ी तो वो तेजी से यहाँ पर क्या करेगा, करंट दे देगा। 40 तो 40 एम्पियर, 50 तो 50 एम्पियर, 100 तो 100 एम्पियर करंट यहाँ दे देगा। जितनी की आवश्यकता होगी उतनी करंट, क्योंकि उतने उस हिसाब से हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। और जब हम कैपेसिटर को लगा देंगे तो वो उतनी एनर्जी एक साथ देता है और एक साथ यहाँ पर क्या करेगा, वो जब प्रेशर लगाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर यहाँ पे रिप्स होती है, तो उतना प्रेशर हम लगाएंगे तो कई बार तो कूद जाते हैं लोग उसको प्रेस करने के लिए, घुटने से करते हैं, पैर के घुटनों से इसको दबाते हैं ताकि वो एक बार पंप हो जाए और वो इंसान जी सके। क्योंकि इसका हार्ट का जब ऑपरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा रिब्स को काटा जाता है ना, तो काटते हैं तो उसको काटने के बाद उसका ऑपरेशन करते हैं, तो ऑलरेडी वो तो होती है, तो टूटने का उसका डर नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि वो एक बार क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, कि कोई चीज़ अटक जाती है तो हम क्या चाहते हैं कि एक बार वो चालू हो जाए, हो सकता है उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाए, है ना, तो हम उसको दबाना चाहते हैं, किसको, यहाँ पे हार्ट को। ये कहता है फैब्रिलेटर होता है, इसको हम बोलते हैं फैब्रिलेटर। फैब्रिलेटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाने पर किसी को, तो उसको पंप करने के, तो उस समय हमें करंट की, बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर का यूज़ समझ में 2 जगह यूज़ होती है। तीसरी जगह यूज़ क्या होता है, तो जब हम ये फैन चल रहे होते हैं तो फैन में आपने देखा होगा एक कैपेसिटर लगा होता है, उसको भी हम कैपेसिटर कहते हैं। फैन में जो वाइट से नहीं रहता एक बॉक्स, है ना, वो भी कैपेसिटर होता है। वो कैसे बनता है बेटा, तो उसको मैं बता देता हूँ वो बनता कैसे है। अच्छा, और वो क्या काम करता है, तो वो कला को एडजस्ट करता है, कलांतर को बनाता है ना, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस को मैनेज करने का काम करता है। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसी करंट जब होता है ना बेटा, तो वो वहाँ पर भी यूज होता है। तो वो कैसे बनता है, तो वो बनता कैसे है, देखो ये एक प्लेट है, कौन सी, किसकी, संधारित्र की। एक प्लेट ये हो गई, इसके ऊपर हम कागज या माइका जो कुछ अलग पदार्थ है इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने ऐसे रख दिया और उसके ऊपर ये दूसरी प्लेट रख देते हैं, इसकी संधारित्र, ये धातु की दूसरी प्लेट, और दोनों को हम क्या करते हैं, फिर ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ दिए जैसे, है ना, और मोड़ने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, कोई भी डब्बे में या एल्यूमिनियम के जिस भी डब्बे में उसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। यहाँ पर एक सिरा ये ले लेते हैं और एक सिरा ये ले लेते हैं, उसको कहाँ करते हैं, उस डब्बे में पैक करके इन दोनों को निकाल देते हैं। तो ये क्या बन गया, कैसा, समांतर प्लेट संधारित्र बना कि नहीं बना। बस इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया ऐसे, है ना। दूसरा ये, अच्छा, ये वाली जो डिवाइस है वो उसमें क्या होता है, माइक्रोफैरड में होती है, इनकी धारिता क्या होती है, माइक्रोफैरड में होती है, और एक होती है पिकोफैरड में। तो उसके लिए क्या करते हैं पता है, उसको कैसे बनाते हैं, तो जो प्रैक्टिकली जो हम बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक धातु, इसके ऊपर वही माइका या कुछ भी, और इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, दूसरे धातु, और यहाँ से एक सिरा निकाल दिया, यहाँ से एक सिरा निकाल दिया, और इसको क्या कर दिया, लैमिनेट कर दिया। क्या कर लिया, लैमिनेट कर दिया। लैमिनेट मतलब इसमें प्लास्टिक लगा दिया या किसी से कोट कर दिया। ये क्या बन गया, एक धारित्र, संधारित्र बन गया, और इसकी जो धारिता है वो कितनी होती है, पिकोफैरड में। तो उसको ऐसे बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकली इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से संधारित्र बनता है, इस तरह से संधारित्र बनता है, इस तरह से हम संधारित्र को क्या करते हैं, यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये संधारित्र के क्या हो गए, यूज भी हो गए, और अलग अलग प्रकार के हमने क्या देख लिया, संधारित्र देख लिया, ठीक है, संयोजन भी देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो जैसे एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, ये हमारे पास एक सिचुएशन पैदा करता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। खैर इसको अपन बाद में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, काफ़ी समय भी हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे संधारित्र का संयोजन देख लिया, उसमें अलग अलग तरह के संधारित्र भी हमने देख लिए। इसके बाद हम संधारित्र में थोड़ा सा कुछ और देखेंगे, और उसके बाद वान डी ग्राफ जनरेटर देखेंगे। आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए।